देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। हाँ मैम। ओके, स्क्रीन शेयर हो गया। हेलो। हाँ मैम। हाँ ओके, मैम। तो लास्ट दिन हम लोग यूनिट 1 पढ़े थे कंपनी अकाउंट्स का। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों आया है, कितने तरह का कंपनी हो सकता है, और कंपनी का बैलेंस शीट कैसा होता है, उसका जो पीएल होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। आज देखो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अब देखो इसमें क्या क्या है, ओवरव्यू क्या दिया है। बोला है कि प्रोसीडियर फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी। तो मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि कंपनी को, कंपनी मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ इन लोगों को कैपिटल चाहिए, और कैपिटल ये लोग पब्लिक से रेज कर सकता है। तो रेजिंग फंड मतलब वही पैसा इकट्ठा करना, और ये जो इकट्ठा करता है ये लोग शेयर के थ्रू से करता है, दैट इज इक्विटी। अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले इक्विटी शेयर इशू करने का जो प्रोसेस है उसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को इशू क्या करना है, प्रोस्पेक्टस, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर शेयर फ्रॉम पब्लिक। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जिसमें डिटेल्स दिया हुआ है। किस चीज का डिटेल्स, हम लोग पब्लिक को बोल रहे हैं कि भाई पैसा लगाओ मेरे प्रोजेक्ट पे, तो पब्लिक पूछेगा कि हाँ पैसा तो हम लगाएंगे लेकिन मुझे डिटेल्स तो बताओ, क्या प्रोजेक्ट है, कितने का है, क्या है, ऑल डिटेल्स जो रहेगा उसको कहाँ लिखा जाएगा, प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। और इसे इशू किया जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो होता है, SEC, इसके थ्रू से इसे मतलब इशू किया जाता है। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के थ्रू से इसे इशू किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक, ताकि पब्लिक को ये पता चले कि जो एप्लीकेशंस मतलब कंपनी जो बोल रहा है कि मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, तो जो एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट कर रहा है पब्लिक को वो क्या है। उसके बाद जब भी इनविटेशन कर दिया जाएगा, अब जो है इनविटेशन जो होगा, अब शेयर इशू हो गया, इसका मतलब शेयर इशू होने पे पब्लिक को क्या करना है, शेयर जैसे इशू हो जाता है उसे सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो सब्सक्राइब किस तरह से हो सकता है, फुल, अंडर, ओवर। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर ऑल इशू शेयर्स, मतलब अगर कंपनी को फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स अगर कंपनी को इशू करना है और 1000 ही इशू हो गया, मतलब पब्लिक ने ले लिया, इसे हम लोग बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब अगर 1000 शेयर्स पब्लिक को, सॉरी, कंपनी को इशू करना था लेकिन पब्लिक ने 800 शेयर्स जो है सब्सक्राइब किया, कम, 200 कम किया, तो इसे क्या बोलेंगे, अंडर। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कम, दैट इज एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर लेस देन शेयर इशूड। तो 1000 शेयर इशू किया गया था लेकिन एप्लीकेशन के थ्रू से कितने शेयर के लिए अप्लाई किया गया, 800, इसे हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हम लोग 1000 शेयर के लिए इशू किए थे जबकि एप्लीकेशन जो आ चुका है वो है 1100 शेयर के लिए, इसे हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। लिखा हुआ है दैट इज एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर मोर देन शेयर इशूड। अब हर एक केस में क्या क्या होगा ये देखो, क्या बोला है इन लोगों ने, हर एक केस में क्या क्या हो सकता है। हर एक केस में क्या होगा देखो, अगर फुल सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया इक्वल, जितना हम लोगों ने चाहा था उतना ही अगर हो गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हम, मुझे एप्लीकेशन जितना चाहिए था उतना मिल गया, अब हम, मुझे क्या करना है, उन लोगों को अलॉट कर देना है जिसने जितना शेयर के लिए अप्लाई किया था। किसी ने अगर 2 के लिए किया था, 2, जैसे 1000 में 1000 का ही मेरा एप्लीकेशन आ चुका है, तो अब जिसने जितना नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था मुझे उन लोग को अलॉटमेंट देना है। तो ये देखो ये एरो इस तरह से आया है, डायरेक्टर्स मेक अलॉटमेंट फॉर शेयर्स अप्लाइड। अब जैसे ही अलॉट कर देगा उसके बाद क्या मानेगा, अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, ये मांग लेगा कि अलॉटमेंट का पैसा दे दो, और जैसे ही अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, फर्दर कॉल्स, मतलब क्या होता है ना, ये जो पैसा मांगा जाता है शेयर का वो कुछ
मतलब इंस्टॉलमेंट के तरह मांगा जाता है। इंस्टॉलमेंट्स जो है उनका नाम है, सबसे पहले है एप्लीकेशन, जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया, उसके बाद होता है अलॉटमेंट। मतलब पहले तुम एप्लीकेशन भर दो, अगर मेरा सही सब जाएगा तो हम तुम्हें अलॉटमेंट दे देंगे, यानी शेयर होल्डर बना देंगे। तो पहले यहाँ पैसा दो, फिर अलॉटमेंट में पैसा दो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कॉल। कॉल क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकेंड कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है। अब ये जो कॉल से वो डिफर करता है, कोई कंपनी सिर्फ फर्स्ट और फाइनल बोलता है, कोई फर्स्ट सेकंड, वो डिफर करता है। तो ये देखो, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अलॉटमेंट मनी जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद ये एरो फॉलो करना है, फर्दर कॉल्स मेड एंड कॉल्स मनी रिसीव्ड। उसके बाद फर्दर कॉल्स मतलब मैंने समझा दिया, फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल इस तरह से नाम रहता है, इस तरह से कॉल किया जाएगा और कॉल मनी रिसीव किया जाएगा। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो दो पार्ट किया गया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसिप्ट। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी जितना शेयर इशू करना चाह रहा है एटलीस्ट 90% उसे इशू करवाना ही पड़ेगा। यानी यहाँ 1000 का 90% अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, 900। तो मिनिमम अगर 900 शेयर नहीं सब्सक्राइब करवा पा रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है कम, जैसे मैंने 1000 में दिखाया था 800, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम है यानी मेरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, समझने का कोशिश करो। मैंने एग्जांपल लिया था 1000 शेयर्स पे 800 शेयर्स मिनिमम हम लोगों ने सब्सक्राइब करवाया, इसीलिए अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से। लेकिन 90% करवाना पड़ेगा, यानी मिनिमम कंपनी को 900 सब्सक्राइब करवाना ही पड़ेगा। ये कौन बता के रखा है, सेबी, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 से भी सारे गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है। अगर मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसिप्ट है, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नॉट रिसिप्ट है तो ऑल एप्लीकेशन मनी रिटर्न, मतलब 800 शेयर पे मैंने जितना भी पैसा पब्लिक से लिया है सारा का सारा मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। मिनिमम 90% नहीं हुआ तो जितना भी पैसा अभी तक मैंने थ्रू एप्लीकेशन लिया था वो रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, मतलब अगर एग्जांपल बदल देते हैं, अगर मैंने 900 मतलब कंपनी ने अगर 900 शेयर सब्सक्राइब करवा लिया है जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ट्रीटमेंट फुल सब्सक्रिप्शन के तरह ही होगा। फिर डायरेक्टर क्या करेगा, वो 900 शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट देगा, फिर अलॉटमेंट मनी ले लेगा उन लोगों से, फिर कॉल मनी रिसीव करेगा। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अगर एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब 1000 था मैंने 1100 दिखा दिया, तो 1100 शेयर से मैंने पैसा ले लिया होगा, तो एप्लीकेशन मनी 100 शेयर पे मैंने ज्यादा ले लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट हम थोड़ा सा समझा देते हैं, स्टोरी क्या होता है। प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है, अगर हम लोगों ने 100 शेयर पे ज्यादा पैसा ले लिया तो हम लोग के पास दो ऑप्शन होता है, जबकि यहाँ पर नहीं दिखा है वो ऑप्शन। एक होता है हम लोग 100 शेयर पे जितना भी एक्स्ट्रा पैसा ले चुके हैं उसे रिफंड कर सकते हैं, 100 शेयर पे जितना भी पैसा एक्स्ट्रा ले चुके हैं उसे रिफंड कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 शेयर पे मतलब जो भी पैसा हम लोगों ने एक्स्ट्रा लेके रखा है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो पैसा मांगेंगे दैट इज अलॉटमेंट में उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे एडजस्ट होगा वो मैथमेटिकली समझाएंगे तो तुम लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिमिलरली एप्लीकेशन मनी जो एक्स्ट्रा मिला है उसे या तो प्रोराटा करो या तो रिटर्न करो, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ले लो और फर्दर कॉल जो है वो कॉल मनी से कॉल का भी पैसा रिसीव कर लो। तो ये है ओवरव्यू किस तरह से हम लोग शेयर को इशू करवा सकते हैं। फिर शेयर इशू देखो क्या क्या तरह से हो सकता है। शेयर इशू जो है वो फॉर कैश हो सकता है, शेयर इशू जो है वो फॉर कैश हो सकता है, मतलब शेयर इशू करेंगे तो उसके बदले पैसा मिलेगा। और शेयर इशूड एट फेस वैल्यू हो सकता है, एट प्रीमियम। फेस वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है बताते। फेस वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू होता है, मतलब जो होना चाहिए, नीचे है हम बता रहे अभी पीडीएफ में है, मतलब इसे डिटेल्स में बताते हैं व्हाट इज फेस वैल्यू। और प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू पे जितना भी एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम वैल्यू। प्रीमियम मतलब होता है एक्स्ट्रा, अगर कंपनी अच्छा चल रहा है तो वो अपना शेयर का वैल्यू जो होना चाहिए उससे ज्यादा मांग सकता है, दैट इज प्रीमियम वैल्यू। और यहाँ पर एक ट्रीटमेंट बता के रखा है कि ये जो प्रीमियम का पैसा आता है उसका नाम होता है सिक्योरिटी, क्योंकि शेयर को सिक्योरिटी बोला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एक्स्ट्रा पैसा हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोगों
ने अच्छा एफर्ट दिया है कंपनी में, इसीलिए हम लोग अपना जो दाम है शेयर का वो ज्यादा रख रहे हैं, पब्लिक डिमांड है, शेयर का दाम बढ़ रहा है तो हम लोग ज्यादा रख रहे हैं, इज क्रेडिटेड विद द एंट्री फॉर शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री का प्रोसेस बता के रखा है, ये हम लोग सम्स जब करेंगे तो देखेंगे किस तरह से एंट्री होता है। अब देखेंगे कि इशू प्राइस क्या है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज बताया, ये भी थोड़ा बता देता है। देखो यहाँ पर क्या बताया, बोल रहा है कि एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। लास्ट दिन मैंने बताया था कि कंपनी तीन तरह से शेयर इशू कर सकता है, आइदर फेस वैल्यू और प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के और डिस्काउंट। ये सम्स के पर्पस में तुम लोग का तीनों ही रहेगा, लेकिन जो रूल्स है सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकता है पब्लिक को, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर के तौर पे ही कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकता है। मतलब अगर इक्विटी शेयर स्वेट इक्विटी है, इक्विटी शेयर अगर स्वेट इक्विटी शेयर है तो इसे कंपनी डिस्काउंट में इशू कर सकता है। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या है? स्वेट मतलब क्या होता है? स्वेट मतलब होता है पसीना, और मेहनत से जो पसीना आ रहा है, मतलब कंपनी का जो इम्प्लॉय लोग है, ठीक है, कंपनी का जो इम्प्लॉय लोग है वो लोग मेहनत करता है तभी कंपनी आगे बढ़ता है। तो इन लोगों ने कंपनी में अपना खून पसीना एक किया है, तो कंपनी इन लोगों को खुश होके रिवार्ड दे सकती है, रिवार्ड जो है वो दे सकती है। तो रिवार्ड नॉर्मली कोई सोचेगा कि मेरा सैलरी ज्यादा हो जाएगा, मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, तो ये सब तो एक पॉइंट है ही, ऐसे भी रिवार्ड मिल सकता है। इसके अलावा इन नेचर ऑफ शेयर किस तरह से कंपनी को रिवार्ड मिल सकता है? कंपनी को कंपनी को बोल रहे एम्प्लॉय को किस तरह से रिवॉर्ड मिल सकता है? एक एम्प्लॉय को कंपनी ऑफर कर सकता है इक्विटी शेयर जो है, इसको स्वेट इक्विटी शेयर बोल के कि तुमने मेरे कंपनी में खून पसीना लगाया है तो तुम्हें हम शेयर देंगे, और वो भी देंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे, या फिर अदर देन कैश भी हो सकता है। मतलब बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे उसको शेयर हम लोग ऑफर कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने उससे कुछ कैश लिया ही नहीं, ठीक है, तो अदर देन कैश भी हो सकता है। हम लोगों ने कैश लिया नहीं, रिवॉर्ड है ना, तो या तो कम पैसे में दे दिया या फिर उससे पैसा लिया नहीं, क्योंकि उसने हम लोगों के लिए मेहनत किया। अब उसने मेहनत करके, मतलब मेहनत मतलब कंपनी का जो है वो तरक्की करवाया है, या फिर मान लो उसने कुछ नो हाउ दिया है कंपनी को। मतलब किस किस केस में होता है हम बोल रहे हैं, जैसे इम्प्लॉय अगर नो हाउ दे देता है, नो हाउ मतलब मान लो कुछ नया फॉर्मूला या फिर ऐसा कोई तरकीब निकाल लिया, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया। कंपनी का जो है प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम हो जाएगा तो कंपनी का प्रोडक्ट में सेल जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी नॉर्मल मार्केट प्राइस से कम में वो सेल कर सकती है, प्रॉफिट ज्यादा कमा सकती है। या फिर मान लो कोई इंटेंजिबल एसेट जोड़ने में हेल्प कर दिया, लाइक गुडविल, ये सब। तो कंपनी को अगर इम्प्लॉय इस तरह का कोई हेल्प करता है तो कंपनी उसे खुश होके डिस्काउंट में या फिर बहुत ही कम प्राइस में या फिर अदर देन कैश, उससे कैश लेती ही नहीं है, और उसे शेयर जब इशू करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, जिसे हम लोग मतलब कंपनी चाहे तो डिस्काउंट में इशू कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अदरवाइज कंपनी कांट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सम्स तुम लोग का ये डिस्काउंट का सम्स भी रहेगा, वो रहेगा कि कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू कर रहा है, लेकिन लीगली जो रूल्स है वो भी दिया हुआ था, तो वो मैंने बताया कि लीगली क्या हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बताया है एक बार देख लो। यहाँ पर बताया है कि फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स इनटू ए बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज कैपिटल। कोई भी ओनर जो है वो अपने बिजनेस में जब पैसा ढालता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल कितना डालना है बिजनेस में वो ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्मेशन पे है उस पे डिपेंड करता है। मतलब क्या तुम सोल प्रोपाइटर वाला काम कर रहे हो, क्या तुम कंपनी होके काम कर रहे हो, या फिर तुम पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। प्रोप्राइटर्स प्रोवाइड कैपिटल इन ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटर जब अपने बिजनेस में पैसा डालता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज मोर देन वन प्रोप्राइटर, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर लोग ही तो ओनर होते हैं, तो प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर एक से ज्यादा होता है, बिकॉज पार्टनरशिप मतलब ही हो जाता है
मतलब मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। कॉल्ड पार्टनर्स, जो लोग पैसा डालते हैं बिजनेस में उन्हें बोला जाता है पार्टनर। पार्टनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन ए पार्टनरशिप फर्म, और वही पार्टनर जो है वो बिजनेस में पैसा डालते हैं। एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म इज रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन पार्टनरशिप का एक मैक्सिमम नंबर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, उससे ज्यादा पार्टनर वो लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए मतलब ज्यादा पार्टनर नहीं ले सकता है। पार्टनर का जो लिमिट है उतना ही पार्टनर वो लोग पार्टनरशिप फर्म में ले सकता है। पैसा ज्यादा जरूरत है इसका मतलब ये नहीं है लिमिट को हम लोग तोड़ दे। Therefore, only limited capital can be provided in such form of business. अब अगर पार्टनरशिप में लिमिट लगा दिया है कि 2 से इतना तक के हम लोग पार्टनर ले सकते हैं, तो एक बार बता दो प्लीज पार्टनरशिप में लिमिट क्या है 2 से? हेलो मैम शायद 50 है। 50 है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद 50 है। ठीक है, एक बार देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। तो ये जो है 50 अगर है तो 50 से ज्यादा पार्टनर हम लोग रख नहीं सकते। अगर हम लोग 50 से ज्यादा पार्टनर रख नहीं सकते, हम लोग मैक्सिमम 50 पार्टनर से ही कैपिटल रेज कर सकते हैं, तो लिमिटेशन आ गया। जबकि moreover the liability of the proprietors is unlimited in case of non corporate business, namely sole proprietorship and partnership। और उसके अलावा भी क्या होता है, लाइबिलिटी जो है प्रोप्राइटर्स का या फिर जो पार्टनरशिप है इन लोगों का क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। और कैपिटल फंडिंग प्रोसेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो लैंग्वेज में बताया था उसे ही देखो समरी कर दिया है, तो इसे समझोगे तो भी हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ओनर कौन है, प्रोप्राइटर। और बिजनेस में पैसा कौन डालेगा, वो एक लौता जो प्रोप्राइटर है वही, ही अलोन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप में ओनर कौन है, पार्टनर्स। कंपनी में ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पैसा डाला जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। पार्टनरशिप में जो पार्टनर लोग पैसा डालते हैं उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। कंपनी में शेयर होल्डर्स जो पैसा डालते हैं दैट इज शेयर कैपिटल। अब लाइबिलिटी देखो, सोल प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, पार्टनरशिप का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है एक्सेप्ट LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में अगर वो लोग आ जाता है तो वो लिमिटेड हो जाता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। और कंपनी जो है उसमें क्या होता है, कंपनी में होता है लिमिटेड टू इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर हेल्ड। जितना इश्यू प्राइस है शेयर का उतना ही एक शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी होगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब शेयर इशू जो हुआ है उसका जितना पेमेंट उसे करना है उतना ही उसका लाइबिलिटी होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर ये बताया है कि क्योंकि कैपिटल का इतना रिक्वायरमेंट है अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, कंपनी, जैसे कि पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये लोग इतना रिस्क नहीं ले पा रहे, इतना कैपिटल रेज नहीं कर पा रहे, इसीलिए जो है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत मतलब डिमांडिंग है। देखो वही बोला है, विद द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सोर्ड टू अ न्यू हाइट एंड द अटैच रिस्क ऑफ फेलियर इंक्रीज ड्यू टू पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे कैपिटल इन्वेस्ट करने का जो मतलब डिमांड है वो जितना ज्यादा बढ़ रहा है, उसके साथ साथ फेलियर होने का रिस्क भी बढ़ रहा है, क्योंकि पैसा ज्यादा दोगे तो रिस्क भी ज्यादा है। और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ रहा है उसमें कैपिटल बिना तुम लोग मार्केट में मतलब कंपटीशन दे ही नहीं पाओगे। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है कुड नॉट कोप विद द प्रेशर। वो नॉन कॉर्पोरेट मतलब पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर, ये लोग जो है ये जो प्रेशर चल रहा है मार्केट में कि कैपिटल ज्यादा डालना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट होना पड़ेगा, ये सब में ये लोग फेलियर हो जा रहा है और ये लोग रिस्क नहीं ले पा रहा है, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। ऑफ इंक्रीज कैपिटल एंड डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, देखो जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, जो इंक्रीज कैपिटल जो ज्यादा डालना है उसका जो प्रेशर है और जो रिस्क उसके ऊपर मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा, जो रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है मोर कैपिटल के साथ, वो ये लोग प्रेशर को कोप अप नहीं कर पा रहा है। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो शेयर कैपिटल क्या होता है। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल डिविजिबल इंडिविजिबल यूनिट ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट एंड ईच
सच यूनिट इज कॉल्ड ए शेयर। इसका मतलब देखो हम समझा देते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था, मुझे 1000 शेयर इशू करना है और कंपनी 1000 शेयर्स जो है तो इसे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ, ये नंबर में होगा तो ये यूनिट हो गया 1000। और सपोज कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी को रेज करना है 10,000 कैपिटल, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 जो है ये यूनिट हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये 330 कट गया, तो ₹10 पर शेयर। यूनिट मतलब एक एक शेयर का वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, टोटल कैपिटल मैंने कितना माना है 10,000, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट। तो स्मॉल यूनिट मैंने मतलब इंडिविजुअल यूनिट मैंने क्या रखा है कि टोटल मुझे 1000 शेयर होल्डर मतलब 1000 शेयर्स मुझे इशू करने हैं अगर मुझे 10,000 कैपिटल चाहिए। तो इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड ए शेयर। जब हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, तो पर जो वैल्यू निकल के आ गया इसे हम लोग बोलेंगे शेयर। द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स प्रिंटेड, ये जो वैल्यू है ये प्रिंटेड होना चाहिए ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, मतलब जो शेयर खरीदेगा उसके पास एक शेयर सर्टिफिकेट रहेगा, उस पे ये वैल्यू प्रिंटेड होना चाहिए। और जो वैल्यू प्रिंटेड होता है शेयर सर्टिफिकेट पे उसे ही हम लोग बोलते हैं नॉमिनल, पार या फिर फेस। तीनों ही एक बात है, याद रखो, अलग अलग नाम पे क्वेश्चन रहता है। नॉमिनल, पार और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। हाउएवर ए कंपनी कैन इशू शेयर एट प्राइस डिफरेंट फ्रॉम द फेस वैल्यू। अभी तो बताया था कि फेस वैल्यू से अलग हो सकता है, जैसे ज्यादा हुआ तो प्रीमियम पे बोलेंगे, कम हुआ तो डिस्काउंट पे बोलेंगे। और डिस्काउंट का मैंने मैथमेटिकल चीज भी बताया, जो क्वेश्चन में तुम लोग का डिस्काउंटेड शेयर रहेगा, जबकि ओरिजिनली डिस्काउंटेड शेयर कंपनी प्रोहिबिटेड है, इशू नहीं कर सकता है, ओनली पर इम्प्लॉय को एज ए रिवॉर्ड वो इशू कर सकता है। उसके बाद क्या बोला? हाँ मैम, फेस वैल्यू को तो हम लोग रियल वैल्यू भी तो बोल सकते हैं ना कंपनी का। फेस वैल्यू को रियल वैल्यू, रियल वैल्यू मतलब हाँ बोल सकते हैं, फेस वैल्यू को रियल वैल्यू बोल सकते हैं, मतलब जो होना चाहिए रियल वैल्यू भी बोल सकते हैं। फेस वैल्यू ऑल्सो रियल वैल्यू। अच्छा, हाउएवर ए कंपनी कैन इशू शेयर एट डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द फेस वैल्यू, से अलग अलग वैल्यू पे इशू कर सकता है। द लाइबिलिटी ऑफ होल्डर्स ऑफ शेयर्स कॉल्ड शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर का लाइबिलिटी क्या है, कितना तक लिमिटेड है? इशू प्राइस ऑफ द शेयर, जिस प्राइस पे शेयर इशू होगा उतना तक ही लिमिटेड रहेगा, उससे ज्यादा शेयर होल्डर को नहीं पे करना पड़ेगा। वो अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ऊपर, उसमें भी ये चीज लिखा हुआ था। अब यहाँ पर क्या बता रहा है देखो, द इशू प्राइस नीड नॉट बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस। मतलब हम लोगों ने जो प्राइस पे शेयर को इशू करना चाहा और उसके बाद मार्केट पे जो प्राइस इसका आया वो दोनों सेम नहीं भी हो सकता है। कैसे देखो, दिस डेज द शेयर्स आर जनरली प्राइस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, शेयर प्राइस को ना किस तरह से मतलब डिसाइड किया जाता है, इसका दो मेथड होता है, एक फिक्स्ड और एक बुक बिल्डिंग। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, एक कंपनी जो है अपने तरफ से एक प्राइस फिक्स्ड कर देगी, सपोज 500 200 जितना उसे सही लगे, और ऑफर कर देगी पब्लिक को, अब तुम्हें लेना है उसी प्राइस में लो, नहीं लेना है मत लो। और बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, बुक बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी एक रेंज डिसाइड करेगी, सपोज 100 to 150, मैंने ये सोच एक रेंज डिसाइड किया, रेंज है देखो 100 से लेके 150 एक रेंज डिसाइड किया। ये देखो ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम ये है मैक्सिमम। इसे बोलते हैं, जो मिनिमम होता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोर प्राइस, ठीक है, जमीन फ्लोर, और ये हो गया सीलिंग प्राइस, ठीक है। सीलिंग मतलब छत जो ज्यादा है, तो एक फ्लोर प्राइस और एक सीलिंग प्राइस, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम एक प्राइस रेंज कंपनी सोच लेती है कि मेरे शेयर का ये वैल्यू होना चाहिए। फिर क्या करती है, आईपीओ इशू करती है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब जैसे ही पब्लिक को ऑफर कर दिया जाएगा, अब हम लोग अगर पब्लिक, हम लोग को क्या करना है, अपने हिसाब से बीडिंग करना है 100 से 150 के अंदर। मतलब हम शेयर का बीड जब करेंगे, मतलब शेयर परचेस करना चाहेंगे, जितना भी शेयर परचेस करेंगे लॉट में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज अगर मुझे 100
शेयर्स खरीदने हैं तो हम उसका प्राइस 100 सोच सकते हैं, 100, 1, 2, 3, 4, मतलब 100 से लेके 150 तक सोच सकते हैं। तो ऐसा हर एक पब्लिक अपने अपने हिसाब से बीडिंग दे सकता है। अब बीडिंग जैसे ही देना स्टार्ट किया, बीडिंग एक टाइम तक ही खुला रहता है, उसके बाद बीडिंग कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब शायद मतलब मान लो 1 वीक, मिनिमम 1 वीक तक रहता है। 1 वीक के अंदर तुम्हें तुम्हारा बीड, अगर तुम्हें खरीदना है तो बीड कर देना है। अब सबसे ज्यादा जिस प्राइस, सपोज 130 का बीडिंग सबसे ज्यादा हुआ, मैक्सिमम जिस बीडिंग पे शेयर खरीदा, मतलब आईपीओ जो है एक्सेप्टेड होगा, उसी प्राइस पे शेयर को बाद में लिस्ट कर दिया जाएगा बीएसई या फिर एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में। इसे पब्लिक कर दिया जाएगा और इसी प्राइस पे इसे लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब देखो क्या लिखा है, बुक बिल्डिंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच कंपनी डिटरमाइंस इट्स शेयर प्राइस। ये देखो कंपनी ने डिटरमाइन कर लिया शेयर प्राइस 100 to 150। अंडर दिस मेथड कंपनी डिटरमाइन ए प्राइस बैंड, ये जो प्राइस बैंड है ये बैंड 100 से 150 तक होता है, ऑफ इट शेयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स। अभी मैंने बताया कि सपोज 130 वाला बिड मैक्सिमम था, रिसिप्ट फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब इन्हें पोटेंशियल मानेंगे ना, मतलब सबसे ज्यादा लोगों को लगता है 130 होना चाहिए इस शेयर का वैल्यू, तो जो पोटेंशियल बोलेंगे उन इन्वेस्टर को, एट वेरियस प्राइजेस विद इन द प्राइस बैंड। अब पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वेरियस प्राइस बैंड में इसे बीट करते जाएंगे, कोई 100, कोई 120, कोई 125, 130, 150, इस तरह से, और फाइनली फिक्सेस इट्स इशू प्राइस। अब यहाँ पर इतना ही बोल के क्लोज कर दिया, लेकिन मैंने पूरा मेथड समझाया कि जो सबसे ज्यादा बिडिंग होगा जिस प्राइस पे, उसी प्राइस पे इसे लिस्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि इशू प्राइस और मार्केट प्राइस सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है देखो, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। वो तो मैंने अभी बताया था कि अभी लिया था एग्जांपल 10,000 डिवाइडेड बाय 1000। द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का कैपिटल होता है उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं, ये हम लोगों ने आगे भी पढ़ा, वहां पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ था। एट द टाइम ऑफ इशू शेयर्स एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सेबी रेगुलेशंस। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कंपनी का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है यहीं पर फॉलो किया जाता है, तो ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कंपनी बनना है तो ये सब फॉलो करना पड़ेगा। ये जो मैंने रूल्स रेगुलेशंस बताया ये भी सेबी का ही बताया हुआ है। अगर तुम्हें शेयर इशू करना है तो तुम्हें ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना ही पड़ेगा। ये मैंने बताया ना 7 दिन बाद ये बंद हो जाएगा बीडिंग, ये सब भी सेबी का ही रूल्स लगाया हुआ है कि कितने दिन तक तुम बीड ओपन रख सकते हो। उसके बाद देखो, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। शेयर कैपिटल जो है वो कितने सारे कैटेगरी में डिवाइडेड है, मैंने लास्ट दिन भी थोड़ा थोड़ा बताया था। पहला है देखो ऑथराइज्ड और नॉमिनल। ऑथराइज्ड और नॉमिनल मतलब क्या है, हम पहले ऐसे ही समझा देते। ऑथराइज्ड मतलब कंपनी जब खुद को रजिस्टर करवाएगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग, मतलब कंपनी को अगर तुम्हें रजिस्टर करवाना है तो स्पेसिफिक ऑफिस में जाना पड़ता है, उस ऑफिस को बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का जो ऑफिस होता है वहां जाना पड़ता है और जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। और तुम्हारा कितना कैपिटल है, कितने शेयर होल्डर्स है, ये सब तुम्हें एक जगह पे लिखवाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये देखो क्या बोल रहा है, एक कंपनी एस्टिमेट्स इट्स मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे मैक्सिमम इतना पैसा चाहिए इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज मेंशन इन कैपिटल क्लॉज। जहां कैपिटल क्लॉज होगा कंपनी का, कंपनी को उस कैपिटल क्लॉज के अंडर में अपना जो एस्टिमेटेड अमाउंट है उसे रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। और ये कैपिटल क्लॉज कहाँ मिलेगा, कैपिटल क्लॉज मिलेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कैपिटल क्लॉज है उसमें हम लोगों को अपना एस्टिमेटेड कैपिटल को लिखवाना पड़ेगा या फिर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और ये सब प्रोसेस कहाँ करवाना है, ये सब प्रोसेस जो रजिस्टर करवाना है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में करवाना है, जो हर एक स्टेट में अलग अलग ऑफिस रहता है। इट पुट्स ए लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। इससे क्या होता है, कैपिटल का एक जो लिमिट है, मतलब जो लिखवा चुके हो कैपिटल क्लॉज के अंडर वही तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट है,
which a company is authorized to raise during its lifetime and is called authorized capital. कंपनी अपने लाइफ टाइम में उससे ज्यादा कैपिटल को रेज नहीं करवा सकती है, और अगर करवाना है तो फिर से नया प्रोसेस जाना पड़ेगा, मतलब इसे कैंसिल करवाना पड़ता है, वो एक अलग प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली जो लिखवा दिया है उससे ज्यादा नहीं करवा सकते, और अगर हम लोग को अपडेट करवाना है तो उसका अलग प्रोसेस होता है कि मुझे अपना ऑथराइज्ड कैपिटल को और बढ़ाना है, तो उसका अलग प्रोसेस होता है, उसी तरह से जा सकते हैं। लेकिन जब तक हम लोग अपडेट नहीं करवाएंगे तब तक जो ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा हुआ है हम लोग सिर्फ उतना ही कैपिटल पब्लिक से रेज करवा सकते हैं। इट इज सोन इन द बैलेंस शीट एट फेस वैल्यू, ये हमेशा फेस वैल्यू पे ही बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू। उसके बाद देखो इशूड शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है, तो ऑथराइज्ड मतलब क्या हो गया, ऑथराइज्ड मतलब जितना मैंने फिक्स्ड कर लिया है कि मेरे कंपनी के लिए इतना चाहिए, और सेबी वो चेक करेगा कि इसने जितना अपना मिनिमम रखा है वो सही है कि गलत है, और उस रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी को रजिस्टर करवा देगा उस अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ। अब इशूड कैपिटल मतलब क्या होता है, कंपनी को जो ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी ने रजिस्टर करवाया है, कंपनी को जितना जरूरत है उससे उतना ही इशू करवाएगा, मैक्सिमम उतना करवा सकते। सपोज किसी ने अपना ऑथराइज्ड कैपिटल रखा है 10 लाख, तो अब कंपनी मैक्सिमम 10 लाख और मिनिमम जितना उसे जरूरत है 8 लाख 5 लाख 6 लाख इस तरह से इशू करवा सकता है। तो देखो क्या बोला है, ए कंपनी नीड नॉट इशू टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल, मैंने बोला ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, तो जरूरी नहीं है कि 10 लाख का 10 लाख ही इशू करवाना पड़ेगा, अगर जरूरत है तो करवा सकता है, बट नीड नॉट। वट एवर पोर्शन ऑफ द शेयर्स कैपिटल इज इशूड बाय द कंपनी इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। अब कंपनी ने फर्स्ट स्टेप मतलब पहली बार क्या करवाया है, स्टेप 1 लिख देते हैं, फर्स्ट 8 लाख के लिए इशू करवाया, तो 8 लाख इज द इशूड कैपिटल, जितना ऑथराइज्ड कैपिटल का जितना पोर्शन करवाएगा दैट इज द इशूड कैपिटल। Issued capital means and includes the nominal value of share issued by the company for cash। Issued capital का मतलब है nominal value का वो portion जो हम लोग issue करवा रहे हैं फॉर कैश, यानी हम लोग को 8 लाख कैश मिल जाए। एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, कभी कभी शेयर इशू करते हैं हम लोग अदर देन कैश के लिए, जैसे जब आगे जाके तुम लोग मैथमेटिकल करोगे तो वहां पर देखोगे कि कंपनी ने कुछ एसेट खरीद लिया, बट कंपनी ने जो क्रेडिटर है उसे पैसा देने के बदले उसको अपने कंपनी का शेयर दे दिया, तो दैट इज अदर देन कैश। अब अदर देन कैश किसको ऑफर कर सकता है, एक बताया गया प्रोमोटर ऑफ ए कंपनी। प्रोमोटर जो होता है मतलब जिसका आइडिया होता है बिजनेस का, जो जो जिसके दिमाग से ये आइडिया निकला है, वो पर्सन को हम लोग बोलते हैं कंपनी का प्रोमोटर। अब कंपनी का प्रोमोटर को एक रेस्पेक्ट दिया जाता है, तो प्रोमोटर को जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो उससे पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अदर देन कैश में प्रोमोटर आता है। एंड अदर्स में मैंने जो मैथमेटिकल पोर्शन का एग्जांपल बताया कि अगर कंपनी कोई क्रेडिटर से कुछ खरीद रहा है जैसे लाइक एसेट वगैरह, तो वो चाहे तो उसे अगर क्रेडिटर मान जाता है कि ठीक है मुझे पैसा नहीं चाहिए तुम अपने कंपनी का शेयर दे दो, तो शेयर दे सकता है। तो वही बताया यहाँ पर। इट इज ऑल्सो शोन इन द बैलेंस शीट एट नॉमिनल वैल्यू, इसे भी बैलेंस शीट में नॉमिनल वैल्यू में ही शो करना है। द रिमेनिंग पोर्शन, अब जो बच गया 8 लाख में से कितना बच गया 2 लाख जो बचा हुआ है अभी भी, तो द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख का जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज 2 लाख विच इज नॉट इशूड, जो अभी तक इशू नहीं हुआ है आइदर इन कैश और कंसिडरेशन, ना तो कैश के लिए ना तो कोई और कंसिडरेशन के लिए, मे बी टर्म्ड एज अनइशूड कैपिटल, इसे हम लोग बोलेंगे अनइशूड, मतलब जो अभी भी इशू नहीं हुआ है तो इसे हम लोग बोलेंगे अनइशूड कैपिटल। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, इसे भी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग ध्यान रखो क्या क्या बैलेंस शीट में शो होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल शो होता है नॉमिनल वैल्यू के साथ, और इशूड कैपिटल शो होता है वो भी नॉमिनल वैल्यू के साथ, और अनइशूड कैपिटल शो होता है वो भी नॉमिनल वैल्यू के साथ। अब देखो क्या है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाई द पब्लिक। जैसे 10 लाख था ऑथराइज्ड, उसमें से इशू कर दिया 8 लाख, तो ये था हम लोगों का इशूड कैपिटल। अब इसमें से पब्लिक अगर जितना
सब्सक्राइब करेगा। अगर 8 लाख ही सब्सक्राइब कर लिया तो इशूड कैपिटल इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, तो ये हो जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। और अगर 7 लाख किया तो ये हो जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, और 9 लाख किया तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन तो मैंने समझाया 3 तरह का होता है। और सब्सक्राइब कैपिटल मतलब उतना पोर्शन ऑफ कैपिटल जितना सब्सक्राइब्ड थ्रू पब्लिक हो चुका है इशूड कैपिटल का। इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, 8 लाख का वो पार्ट which is subscribed by the public, that is applied by the public and allotted by the company। यानी 8 लाख के लिए जितना सारा शेयर इशू करना चाहिए कंपनी ने उतना सारा शेयर इशू किया, और पब्लिक ने जितने सारे शेयर के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने उसके बाद उसे अलॉट किया, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। It also includes the face value of shares issued by the company for consideration other than कैश। तो ये क्या है, ये भी फेस वैल्यू में ही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, और कैश में होगा तो कैश, और अदर देन कैश में होगा तो अदर देन कैश। उसके बाद देखो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब मैंने बताया कि कंपनी पार्ट में पैसा ले सकता है, फर्स्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये तो पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें सेकेंड पोर्शन के लिए हम कॉल कैसे करें, अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से। तो कॉल्ड अप मतलब मान लो एप्लीकेशन तो करना ही है, एप्लीकेशन भरोगे तभी पता चलेगा तुम इंटरेस्टेड हो। तो अब कंपनी अलॉटमेंट मांग ली, फर्स्ट कॉल मांग ली, सपोज सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल नहीं मांग रही है, तो कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा मांग चुके, कंपनी को एप्लीकेशन लेना है, अलॉटमेंट लेना है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल लेना है, लेकिन कंपनी ये तीनों कर चुकी है, अभी तक फाइनल कॉल नहीं मांगी है, तो ये तीनों है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इन तीनों से जितना पैसा आएगा ये हो जाएगा कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब ये सब कॉल कर चुके हैं हम लोग। तो देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कंपनी जनरली रिसीव्ड इशू, कंपनी जनरली रिसीव द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। अभी बताया मैंने इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट में कंपनी को मिलता है। द पोर्शन of the issue price of shares which a company has demanded or called। इशू प्राइस का जो भी पोर्शन है, जैसे यहाँ कंपनी ने 4 पोर्शन लगा के रखा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, लेकिन कंपनी इशू प्राइस का जो है जिस जिस पोर्शन के लिए कॉल करेगा या फिर डिमांड करेगा पैसा देने के लिए शेयर होल्डर को, वो उस पोर्शन से जितना कैपिटल रेज होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। and the balance which the company has decided to demanded in future may be referred to as uncalled capital। तो कंपनी ने सोचा है ये सब कर लेंगे, ये जो है ये 3-4 महीने बाद करेंगे, तो ये फ्यूचर में कॉल किया जाएगा। तो अभी जो कॉल हो जाता है वो जितना कॉल होते जाता है कॉल्ड अप, और जो बचते जाता है जिसे कंपनी फ्यूचर में मांगेगा ऐसा सोच के रखता है उसे हम लोग बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। तो अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम्पल फाइनल कॉल का जो पैसा है वो अभी भी अनकॉल्ड है, और ये सारा जो है ये है कॉल्ड अप। कंपनी ने इस सब के लिए पैसा मांग लिया है। अब है पेड अप शेयर कैपिटल। पहले बता देते पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। कंपनी तो मांग चुका है कि पैसा दे दो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सब पैसा दे देगा, एप्लीकेशन को छोड़ के, ठीक है, एप्लीकेशन नहीं देगा तो आगे का कोई प्रोसेस होगा ही नहीं। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के लिए कंपनी ने डिमांड कर दिया है, लेकिन कंपनी डिमांड करने से ही सारा पब्लिक देगा ऐसा जरूरी नहीं है, कोई नहीं भी दे सकता है। कोई सोचा था एप्लीकेशन भर दिया है मैंने, अब आगे जाके मुझे होल्डर बनना नहीं है, मुझे आगे का कोई प्रोसेस करना ही नहीं है, तो ठीक है मत करो। तो अब ऐसा भी हो सकता है किसी के पास पैसा नहीं है, वो बोल रहे हैं हम बाद में देंगे, अभी दे नहीं पा रहे। तो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब वो होता है कि कॉल्ड अप जो हम लोगों ने कर दिया है उसमें से जितना पोर्शन का पैसा हम लोगों को मिला है, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सारा दे दिया, कुछ अलॉटमेंट दिया है बट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, लेकिन कॉल में तो दोनों ही आ रहा है, किसी ने अलॉटमेंट दिया है, किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, किसी ने दोनों ही दे दिया है, ऐसा भी हो सकता है। या और देखो अलॉटमेंट नहीं देगा तो फर्स्ट कॉल लेने का कोई मतलब नहीं है, सीक्वेंशियल ही करना पड़ेगा। तो अब देखो पेड अप मतलब इट इज द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप क्या था, अलॉटमेंट और फर्स्ट, which is paid by the shareholder। अब ये जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना शेयर होल्डर अगर दे देता है, जितना अमाउंट पे करता है उसे हम लोग बोलते हैं पेड अप। whenever a particular amount is called by the company and the shareholders fail to pay, मैंने बोला ना जैसे ये फर्स्ट कॉल देने कोई अगर नहीं दे पाता है, फेल टू पे द अमाउंट फुल्ली और पार्शियली। फुल्ली मतलब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दोनों ही नहीं दे पाया, पार्शियली मतलब अलॉटमेंट दिया बट फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, it is known as unpaid calls or installments
और कॉल्स इन एरियर। तो जो पैसा मांगने के बाद भी कोई नहीं दे पा रहा है, चाहे वो फुल्ली हो चाहे वो पार्शियली हो, उसे हम लोग बोलते हैं अनपेड कॉल। मतलब कॉल तो किए थे बट अनपेड है। और इंस्टॉलमेंट्स और कॉल्स इन एरियर, मतलब अनपेड कॉल्स और अनपेड इंस्टॉलमेंट्स, मतलब इंस्टॉलमेंट तुम्हारा पेमेंट जो है वो किया हुआ नहीं है जबकि मैंने ये डिमांड कर दिया है। या फिर इसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स मतलब हम लोगों ने कॉल किया था, कॉल्ड अप, कॉल किया था, बट इन एरियर मतलब बाकी है। Thus, installments in arrears mean the amount not paid, although it has been demanded by the company as payment towards the issue price of the shares। इस शेयर के इशू प्राइस के हिसाब से शेयर होल्डर को जो भी पे करना चाहिए था या फिर कंपनी ने जितना तक कॉल्ड अप किया था, वो अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट का एरियर रह गया है थ्रू शेयर होल्डर्स, उसे ही हम लोग बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। To calculate paid up capital, the amount of installment in arrears is deducted from the called up capital। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या बोल रहे हैं, अगर तुम लोगों को पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पेड अप कैपिटल मतलब कितना पैसा मिला है, तो क्या करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन एरियर्स, जो पैसा बाकी है वो डिडक्ट करना पड़ेगा कॉल्ड अप से। मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा तुमने कितना कॉल्ड अप किया था, कितना पैसा मांगा था और कितना नहीं मिला, एरियर जो है, तो माइनस करने से ही पता चल जाएगा कि कितना हमारा पेड अप है। फॉर एग्जाम्पल, अलॉटमेंट में मुझे 2 रुपीज मिलना चाहिए था, फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज मिलना चाहिए था, लेकिन एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा भरा है लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा है, तो मुझे कॉल्ड अप मेरा है 4 रुपीज 2+2, जबकि मुझे 2 मिला है 2 नहीं मिला है, तो पेड अप कितना है 2। तो इस तरह से हम लोग शेयर होल्डर्स जो अगर बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैंने एक शेयर होल्डर का एग्जाम्पल लिया था। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कॉल्स इन एडवांस इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल। अब बोला है कॉल्स इन एडवांस, जैसे हम लोग पैसा देने में लेट करते, कोई कोई ऐसा भी होता है टाइम से पहले पैसा दे देता है लेकिन इसका बेनिफिट मिलता है। देखो क्या बोल रहा है, कॉल्स इन एडवांस बोल ही दिया है, देखो कॉल किया ही नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया था कि फर्स्ट कॉल मांग लिया है कंपनी ने, फाइनल कॉल फ्यूचर में मांगेगा, लेकिन कोई सोच रहा है कि मैंने एप्लीकेशन तो भरा ही था इसीलिए अलॉटमेंट मिल रहा है, तो अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, कंपनी ने बोला था, फर्स्ट कॉल भी मैंने दे दिया क्योंकि ये भी कंपनी ने बोला था, लेकिन फाइनल कॉल कंपनी 2 महीने बाद करने वाला है, लेकिन मैंने इन दोनों के साथ ये फाइनल कॉल भी अपने तरफ से दे दिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉल इन एडवांस। कॉल किया ही नहीं है, एडवांस मिल गया। इज दैट पोर्शन ऑफ दैट कैपिटल विच इज येट टू बी कॉल्ड, मतलब अभी भी कंपनी के तरफ से कॉल अभी भी येट टू बी है, मतलब कॉल किया हुआ नहीं है बाय द कंपनी, बट हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, बट शेयर होल्डर खुद से जाके वो पे कर दिया। इन बैलेंस शीट कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल आर शोन टुगेदर। बैलेंस शीट में कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल को हम लोगों को एक ही साथ शो करना पड़ेगा, तो वो हम लोग देखेंगे सम्स में किस तरह से करना है। और एक चीज यहाँ पर बता देते, अगर कोई मतलब टाइम से पहले पैसा दे देता है तो कंपनी उसे इंटरेस्ट भी देता है, उसका एक टेबल है, मतलब उसका एक चार्ट है कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो क्या है, अब है रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है, एज पर सेक्शन 65 of the Companies Act 2013, a company may decide by passing a resolution that a certain portion of its subscribed uncalled capital shall not be called up except in the event of winding up of the company। क्या समझ में आया, देखो क्या बोल रहा है, कंपनी कंपनी का जो अनकॉल्ड कैपिटल है, ये क्या बोल रहा है, देखो पहले हम समझा देते। कंपनी का जो अनकॉल्ड कैपिटल, जैसे मैंने बोला कंपनी को 10 लाख चाहिए, कंपनी ने 8 लाख का कॉल किया फर्स्ट स्टेप पे, तो अनकॉल्ड कितना है 2 लाख, अनकॉल्ड कैपिटल है 2 लाख। तो कंपनी सोच रहा है ये पैसा अभी हम कॉल करेंगे ही नहीं, ये पैसा हम तब करेंगे अगर वाइंडिंग आपका सिचुएशन आ जाए। वाइंडिंग आप मतलब कंपनी अगर बंद होने के हालत में आ जाए, तो कंपनी बंद कब होगा, जब इसका मतलब कंडीशन खराब होगा। अब जब कंडीशन खराब होता है, बिजनेस में पैसा चाहिए होता है, क्योंकि वाइंडिंग आप इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट नहीं लॉस चल रहा है, तो जब कंपनी वाइंडिंग आपके हालत में आएगा तो कंपनी क्या कर सकता है, 2 लाख जो कैपिटल है बचा हुआ है उसे कॉल कर सकता है, तो इसे कंपनी बोलेगा रिजर्व शेयर कैपिटल। अब फिर से पढ़ो, देखो एज पर सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक कंपनी में डिसाइड बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ये सब स्पेशल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, दैट ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द ऑफ इट सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल,
जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है लेकिन जो अभी तक अनकॉल्ड है, shall not be called up। ओ अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे चेंज करना है, ये किस चीज के लिए बोला है मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत बोल दिया। ये सर्टेन पोर्शन ऑफ इट सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, यानी 10 लाख में से 8 लाख जो है वो इशू किया गया था, और 8 लाख की सपोज अगर सब्सक्राइब्ड हो गया, इशू किया गया था 8 लाख और 8 लाख की सब्सक्राइब्ड हो गया, लेकिन 8 लाख में अभी तक 6 लाख अगर कॉल्ड अप है, 6 लाख कॉल्ड अप है, तो कितना अनकॉल्ड है, 2 लाख अनकॉल्ड है, ठीक है। मतलब अनइशूड कैपिटल का नहीं, इशूड कैपिटल का ही अनकॉल्ड जो वैल्यू बचा हुआ है। फिर से एक बार समझा देते हैं, देखो 10 लाख में से 8 लाख इशू किए थे और 8 लाख ही अगर सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन 6 लाख कॉल्ड अप किया गया है, 2 लाख अभी तक नहीं किया गया है, तो 2 लाख जो है वो कंपनी डिसाइड कर रही है तभी कॉल करेगी जब वो वाइंडिंग अप सिचुएशन में आ जाएगी। तो उस पोर्शन ऑफ द कैपिटल जो है अनकॉल्ड कैपिटल विच ए कंपनी हैज डिसाइड टू कॉल ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। तो इसे हम लोग बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब वही हो गया है जो फ्यूचर में हम लोग कॉल करने वाले थे उसे फ्यूचर में तभी करेंगे अगर कंपनी का वाइंडिंग अप सिचुएशन आएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, ये चीज तो अभी समझे हम लोग। कैपिटल रिजर्व भी एक चीज होता है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। कैपिटल रिजर्व आर पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। जब तुम लोग कंपनी अकाउंट्स करोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस, उस दिन जब हम लिस्ट दिखा रहे थे तो उसमें तुम लोग देखोगे कैपिटल रिजर्व भी है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंडर कैपिटल रिजर्व आता है। अब ये है क्या, अब बोल रहा है देखो कैपिटल रिजर्व आर पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड रेफर टू दोज रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व मतलब वो रिजर्व्स होते हैं विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, बिजनेस में पैसा लगा के शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड, और जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट से ही दिया जाता है। लेकिन कैपिटल रिजर्व, रिजर्व मतलब प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है, कैपिटल रिजर्व जो होता है उससे हम लोग कभी भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्टेड है डिविडेंड पे करने के लिए, ये रेस्ट्रिक्टेड है, इससे हम लोग डिविडेंड पे नहीं कर सकते, ये रूल्स है, बिकॉज इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं है, इससे हम लोग कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये रूल्स है। दस रिजर्व कैपिटल which is portion of uncalled capital is to be called up in the event of winding up of the company is entirely different in nature from capital reserve which is created out of capital profit। capital reserve जो है वो capital profit से create होता है, और जो एक restricted reserve है जिससे हम लोग dividend declare नहीं कर सकते। और reserve capital का मतलब ये हो जाता है कि हम लोगों ने जितना capital issue किया था उससे जितना subscribe हुआ है, उससे हम लोगों ने जितना called up किया था, और जितना कॉल करना अभी भी फ्यूचर में बाकी है, उसे अगर हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप या फिर लिक्विडेशन के टाइम पे ही शेयर होल्डर से डिमांड करेंगे, उसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। सो रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व दोनों ही बिल्कुल अलग चीज है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे दिया, ऑथराइज्ड मतलब इशूड अनइशूड। क्यों, मैंने एग्जांपल लिया था ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, इशूड किया था 8 लाख और अनइशूड बचा था 2 लाख, तो दैट इज 10 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन इशूड कैपिटल। अब देखो 8 लाख मैंने इशू किया, अब अगर मेरा 8 लाख का 8 लाख ही हो गया तो सब्सक्राइब कैपिटल जो है इक्वल टू, अच्छा अगर मेरा 7 लाख हुआ और अगर मेरा 9 लाख हुआ, इक्वल टू और ग्रेटर देन, अगर 9 लाख होता है इक्वल होता है तो 8 लाख, 9 लाख होता है तो ग्रेटर देन, और लेस देन मतलब अगर 7 लाख होता है। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या है 8 लाख, 8 लाख से अगर कम ज्यादा या बराबर होता है, रिजल्टिंग इन 3 सिचुएशंस रेस्पेक्टिवली। तो क्या क्या बोलेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब पहले वाला केस जो है, क्योंकि बोला इक्वल, इक्वल के लिए फुल सब्सक्राइब, और ग्रेटर मतलब मेरा ये वाला 9 लाख, इसे हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड, एंड अंडर सब्सक्राइब जो लेस देन है इसे हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब अब 8 लाख में से हम लोगों ने मान लो 6 लाख ही पब्लिक से मांगा है, 2 लाख नहीं मांगा है, तो 6 लाख जो हो गया ये हम लोग का है कॉल्ड अप। अब ये कॉल्ड अप का क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, 6 लाख में से पब्लिक जो है 4 लाख पब्लिक से हम लोगों को अभी तक रिसीव हुआ है, जबकि 2 लाख अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो एरियर कितना है
2 लाख। और कॉल्स इन एडवांस, अगर किसी ने एडवांस दे दिया है, मान लो ये 4 लाख जो रिसीव हुआ है, हम लोगों को सपोज 5 लाख रिसीव हुआ है इंक्लूडिंग एडवांस, तो एडवांस में 1 लाख डालेंगे। तो 5 लाख हम लोगों को रिसीव हुआ है, वो है पेड अप कैपिटल। 2 लाख जो है अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होना चाहिए था, लेकिन ये 5 लाख में से 1 लाख हम लोगों को एक्स्ट्रा मिला है जिसका हम लोगों ने अभी तक कॉल नहीं किया था। तो 5 + 2 हो गया 7 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 6 लाख। तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितना पैसा मिल गया है, और अगर एक्स्ट्रा मिला है पे कॉल्स इन एडवांस है तो उसे माइनस करो, और ऐसा पैसा अगर है जो हम लोग को मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला है, दैट इज कॉल्स इन एरिया, तो उसे ऐड करो। तो ये हो गया हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। अब चलो मैथमेटिकल एक सम्स आ गया है, इलस्ट्रेशन 1। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला है ए कंपनी हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो 10 लाख और डिवाइडेड कितना हुआ है, कितना सारा शेयर इन लोगों ने, कितना यूनिट सोच के रखा है, 1000 नहीं, 1000 नहीं है, ये 1 लाख है, 1 लाख यूनिट पे। तो 50 कैंसिल, तो ₹10 ईच हो गया, इसीलिए लिखा हुआ है ₹10 ईच। इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। अब देखो 1 लाख इन लोग के पास क्या है, इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर है मतलब इन लोगों ने 10 ईच वैल्यू माना है, तो कितना सारा शेयर इशू कर सकता है, 1 लाख। लेकिन इशू कितना किया, 60,000 फॉर सब्सक्रिप्शन, एंड रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स। लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 70,000। तो बताओ ये कैसा सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन? मैम अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे? मैम ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन। 60,000 शेयर्स हम लोगों ने इशू करना चाहा था, जबकि सब एप्लीकेशन कितना जमा पड़ गया, 70,000। तो मोर हो गया ना, मोर देन इशू जो है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स, ये 60,000 लोगों को ही अलॉट कर सकता है, ठीक है, तो 60,000 लोगों को अलॉट करेगा। एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन, तो कितना रिजेक्ट हो जाएगा, अगर 60,000 को अलॉट करना है, 70,000 ने एप्लीकेशन कर दिया है, तो रिजेक्टेड कितने जन को करना पड़ेगा, मतलब कितने शेयर रिजेक्ट करने पड़ेंगे? 10,000। 10,000 रिजेक्ट करने पड़ेंगे, 10,000 शेयर्स, 10,000 एक्स्ट्रा है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। 10,000 एक्स्ट्रा है, मुझे 60,000 शेयर इशू करना था, 70,000 एप्लीकेशन आ चुका है, और मुझे रिफंड करना है, मतलब रिजेक्ट करना है, तो फिर 10,000 लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। Up to 31st March 2017, it has demanded or called 9 per share. शेयर का वैल्यू कितना है, ₹10 ईच, लेकिन कंपनी ने कितना कॉल किया है, ₹9 पर शेयर। तो अनकॉल्ड कितना हो जाएगा, अगर अनकॉल्ड बोलेंगे पर शेयर कितना हो जाएगा, ₹1 पर शेयर। ये अनकॉल्ड है, मतलब कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया। ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड, और जितने भी शेयर होल्डर है, यानी 60,000 शेयर होल्डर जो है, उन लोगों ने पेड अमाउंट कॉल्ड, ऑल शेयर होल्डर सबने पैसा दे दिया, एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर, सिर्फ एक शेयर होल्डर को छोड़ के, होल्डिंग 5,000 शेयर्स, हु हैज पेड ओनली 7 पर शेयर। मतलब 60,000 का 60,000 शेयर होल्डर जो है, सबने पैसा दिया है, 5,000 शेयर होल्डर लोगों ने नहीं दिया। मतलब एक शेयर होल्डर है जिसने कितना शेयर होल्ड करके रखा है, 5,000, ठीक है। तो ये 5,000 शेयर जो इसके पास है, इसने 5,000 शेयर पे इसको कितना देना था, 9 रुपीज करके, बिकॉज कंपनी ने 9 रुपीज तक सबसे मांगा है पर शेयर पे, तो फिर 5,000 शेयर पे इसको कितना देना चाहिए था, 45,000। लेकिन इसने कितना दिया, इसके जगह इसने दिया है ₹7। तो बाकी कितने बचे, 60,000 में से 5,000 को हटा दो, तो बच गए 55,000। तो 55,000 जो है इस शेयर पे सही सही पैसा मिला है, 55,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे सही सही पैसा मिला है। 5,000 शेयर्स पे 45,000 जो मिलना चाहिए था, उसके जगह 7,000, यानी कितना मिला है, 35
5000। अब तुम लोगों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट में क्या क्या तुम लोग लिख पाओगे, मुझे जितना दिख रहा है, ऑथराइज्ड कैपिटल हम लोग लिख पाएंगे, इशूड कैपिटल लिख पाएंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिख पाएंगे, पेड अप कैपिटल लिख पाएंगे, कॉल्स इन एरियर जो है उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले तुम लोगों को क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। स्ट्रक्चर तो हम बता ही देंगे, लेकिन तुम लोग एक एक चीज बताओ मुझे, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 1 लाख। 10 लाख ना, 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल, 10 लाख। क्लियर है सबको? ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख होगा, दिया हुआ ही है देखो ना क्वेश्चन में, ये तो कंपनी डिसाइड करता है। ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगा 10 लाख। अच्छा, अब इशूड कैपिटल कितना होगा? इशूड कैपिटल बताओ, सही तरह से सोचो थोड़ा। इशूड कैपिटल, हाँ 1 लाख। 1 लाख इशूड कैपिटल 1 लाख कैसे हो सकता है? कितना शेयर इशू हुआ है? 60,000 शेयर इशू हुआ है। और अगर कोई गड़बड़ ना करे तो इशूड कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के साथ होता है। मैंने इसीलिए वहां पर जब हम थ्योरी समझा रहे थे, मैंने बोला ना ये सब तुम लोग ध्यान में रखो कि इशूड कैपिटल को नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जो होता है उसके साथ लिखना पड़ता है। तो 60,000 शेयर पे तो कितना हो जाएगा? 6 लाख। 6 लाख 6 लाख होगा हमारा इशूड कैपिटल। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन रिसीव है 70,000 पे, तो 10,000 जो है वो क्या करना है, रिजेक्ट करना है, तो उसे रिफंड कर देंगे। और अब इसने कॉल्ड अप किया है 9 पर शेयर करके, तो कॉल्ड अप अगर 9 पर शेयर करके किया है तो कॉल्ड अप कैपिटल होना चाहिए 60,000 इंटू 9, ये होना चाहिए कॉल्ड अप कैपिटल, ये होना चाहिए कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन जो कॉल्ड अप कैपिटल जो है उसे हम लोग को और भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर होना तो इतना चाहिए लेकिन इतना नहीं होगा, बिकॉज 5,000 शेयर पे हम लोगों को प्रॉपर पैसा नहीं मिला है। तो कॉल्ड अप कैपिटल हम लोग को इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, पेड अप प्लस कॉल्स इन एरियर माइनस कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस तो 0 है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर कितना है वो बताओ मुझे। 5,000 शेयर पे हम लोगों को मिलना चाहिए था 5,000 इंटू 9, जबकि मिला है 5,000 इंटू 7। तो हम लोग दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों का टोटल का माइनस, या फिर पर शेयर पे कितना कम मिला है बताओ, पर शेयर पे कितना कम मिला है? 2 रुपीज करके, पर शेयर पे 2 रुपीज कम मिला है ना। मुझे एक एक शेयर पे 9 मिलना चाहिए था, लेकिन ये जो एक जन शेयर होल्डर है उसने एक शेयर पे 7 रुपए दिए है, तो फिर कितना कम मिला है? 2 रुपीज करके। तो 5,000 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 10,000। ये 10,000 मेरा है कॉल्स इन एरियर, 10,000 मेरा है कॉल्स इन एरियर। तो तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल इस सम्स का क्या होगा, और कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है। अब हम लोग इसे फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो ये देखो इन लोगों ने कैसे किया है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो। और फॉर्मेट जो है मैंने बताया था पहले, तुम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स जो लग रहा है, नोट्स टू अकाउंट्स नोट लग रहा है, बट ये पार्ट ऑफ सम्स है, नोट्स टू अकाउंट्स करना पड़ेगा तुम लोगों को। और मैंने बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बताया था, और मैंने बोला भी था कि तुम लोग के पास, जिन लोग के पास पीडीएफ नहीं है मांग लो, जिन लोगों ने मांगा था मैंने सेंड कर दिया है। तो वहां पर ये जो फॉर्मेट है ये फॉलो करना पड़ेगा, ये ही अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंडर लिखा जाता है शेयर होल्डर्स फंड, ये रूल्स है, ठीक है, ये फॉर्मेट है। और उसके अंडर लिखा जाता है शेयर कैपिटल। हेलो, और जो एसेट है इसमें क्या है ये हम समझाते हैं, एसेट क्यों, इसमें करंट एसेट और कैश लिखा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है इन लोगों ने लिखा है 5,30,000। अब ये किस तरह से हुआ है कैलकुलेशन ये देख लो, फिर तुम लोग इसे कॉपी में कर सकते हो। सबसे पहले नोट्स में शेयर कैपिटल क्यों लिखा है, शेयर कैपिटल देखो, ये स्ट्रक्चर को टैली करते जाओ। शेयर कैपिटल यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो इस तरह से समझो, यहाँ शेयर कैपिटल है, या नोट नंबर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो हेडिंग देना है शेयर कैपिटल, नोट नंबर देना है 1। चाहो तो इस कॉलम में तुम लोग लिख सकते हो नोट नंबर, और यहाँ लिख सकते हो पर्टिकुलर्स, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो नोट नंबर यहाँ जो दोगे उसी हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए, मैच करना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि ये माना जाएगा यहाँ का जो कैलकुलेशन है वही यहाँ पर लगाया गया है।
तो शेयर कैपिटल में हम लोग कौन से शेयर के बारे में पढ़ रहे हैं? इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सबसे पहले लिखा जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी को तो पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल ही बताना पड़ेगा, उसी से वो इशू कर सकता है और अनइशूड कर सकता है, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब उसके बाद ही बता सकता है। अब लिखने का फॉर्मेट थोड़ा देख लो, लिखने का फॉर्मेट क्या है, लिखना कैसे है? 1 लाख इक्विटी शेयर, वहां क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, वहां दिया हुआ था, और एक एक शेयर 10 रुपीज करके था, इसीलिए कितना आ गया 10 लाख, और इसे कर दिया जाएगा क्लोज, इसे क्लोज कर देना है क्योंकि ये इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है, तो ये किसी से इससे कोई लेना देना नहीं है कैलकुलेशन का, ये क्लोज करना है 10 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल जैसे कंपनी बुक करवाएगा, अब कंपनी नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा, उससे थोड़ा बहुत शेयर इशू करेगा। अब इशू कितना किया है? अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 60,000 इक्विटी शेयर जो है उसने इशू किया है, कितना करके? एट द रेट ऑफ 10। तो कितना पैसा इश्यूड कैपिटल के तरफ से शेयर कैपिटल होना चाहिए? 60,000 इंटू 10 यानी 6 लाख। अब सब्सक्राइब्ड कितना हुआ है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितना होगा? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल भी 60,000 है। वहां जो एक्स्ट्रा है वो बोला है रिजेक्टेड, मतलब वो रिजेक्ट, वो एप्लीकेशन का पैसा उन लोगों ने रिफंड कर दिया। रिजेक्टेड मतलब जो 10,000 एक्स्ट्रा आ गया वो उन लोगों ने वापस कर दिया। मतलब उन लोगों ने कैसा इशूड रखा है, मतलब फुल सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब? मेरा क्वेश्चन ये है कि 60,000 शेयर उन लोगों ने इशू करना चाहा था, जबकि 70,000 का एप्लीकेशन आ चुका है जो ओवर सब्सक्रिप्शन है, और इन लोगों ने 10,000 जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या हो गया है? एकदम मतलब एट पार हो गया, फुल सब्सक्रिप्शन में ट्रांसफर हो गया। जैसे ही 10,000 रिजेक्ट हो गया, फुल सब्सक्रिप्शन में ट्रांसफर हो गया। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 10, क्योंकि इसे भी नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करना चाहिए। अब देखो ये मेरा बात याद आता है, तो जो अभी हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे, इसे भी नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करना चाहिए, इसे भी नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करना चाहिए, इसे भी। तो ये तुम लोग ध्यान में रखो कौन कौन सा चीज नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड होना चाहिए। और ऐसे भी लॉजिक ही है, क्योंकि अगर तुम 10 रुपीज सोच रहे हो तो 10 रुपीज से इसे रिकॉर्ड करोगे, इशू भी तुम 10 रुपीज के हिसाब से करो किए हो तो 10 रुपीज से रिकॉर्ड करोगे, और अगर तुम इशू 10 हिसाब से किए हो तो सब्सक्राइब भी 10 हिसाब से ही होगा, तो 10 ही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये तीनों जो है ये नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होता है। अब जितना सब्सक्राइब किए हैं 10, लेकिन हम लोगों ने कॉल्ड अप कितना किया है? कॉल्ड अप पर शेयर पे 9 किया है। कॉल्ड अप हम लोगों ने पर शेयर पे 9 करके किया है। और पेड अप जो है वो डिफरेंट काइंड हो चुका है। पेड अप ये हो चुका है कि सबने सही पैसा दिया है, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर्स था, उसने सिर्फ और सिर्फ कितना दिया है? कुछ लोगों ने 9 दिया है और एक ने 77, मतलब 5,000 शेयर जिसके पास है उसने 7 करके दिया है, और बाकी 55,000 जो शेयर है उस पे हम लोगों को 9 करके मिला है। अब इसका देखो किस तरह से कैलकुलेशन होगा। कॉल्ड अप एंड पेड अप किस तरह से लिखा है देखो, रूल्स मतलब फॉर्मेट देखो। कॉल्ड अप एंड पेड अप, 60,000 इक्विटी शेयर जो हम लोगों ने 10 करके इशू किया था, लेकिन कॉल्ड अप कितना करके रखा है? 9, मतलब एक जो है वो अनकॉल्ड करके रखा है। तो लिखने का जो सिस्टम है वो देखो, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कॉमा दे देना चाहिए यहाँ एक, ₹9 कॉल्ड अप, 9 कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप अगर 9 है तो 9 ही मिलेगा। मैंने अगर 10 रुपीज मांगा ही नहीं है, डिमांड किया ही नहीं है, तो पब्लिक मुझे कितना देगी? 60,000 इंटू 9 जो हो जाएगा 5,40,000। तो देखो पब्लिक ने कितना दिया है मुझे? 5,40,000 दिया नहीं है, सॉरी, मतलब मुझे मिलना चाहिए, लेकिन कितना मुझे नहीं मिला है? एक शेयर होल्डर है ये, अगर मतलब ये 5,000 वाला जो शेयर होल्डर है, इसने अगर कोई गड़बड़ नहीं किया होता तो मुझे पब्लिक से इतना ही मिल जाता, लेकिन एक जन है जिसने गड़बड़ कर दिया है, उसने 2 रुपए कम दे दिए, 7 रुपए करके दिया है। तो 2 रुपया अगर कम दे दिया है तो कितना कम दिया है? 10,000, जो मैंने वहां समझाया भी था क्वेश्चन में। तो इसका मतलब मेरा जो अनकॉल्ड या फिर कॉल्सिन एरियर है वो है 10,000, मुझे 5,40,000 मिल जाता अगर सब कोई सही सही दे देता। एक जन जो है उसने 10,000 नहीं दिया, तो कितना मुझे मिला? 5,30,000। तो दिस इज कॉल्ड अप कैपिटल कौन सा है? कॉल्ड अप है 5,40,000, और पेड अप कैपिटल कौन सा है? पेड अप है 5,30,000। ये देखो डिफरेंस,
10,000 का, मुझे 5,40,000 मिलना चाहिए था लेकिन कंपनी को मिला है 5,30,000। मुझे मीन्स हम बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी को 5,40,000 मिलना चाहिए था लेकिन मिला 5,30,000। अब बैलेंस शीट अगर है तो उसका दो साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है। अब एसेट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर इशू करके पैसा आ रहा है तो एसेट साइड में बाकी हम लोग के पास तो फिक्स्ड एसेट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, जबकि करंट एसेट जो है उसका एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज कैश। और कैश कौन से हेड में आएगा कंपनी अकाउंट्स में, बार बार हम बोल रहे हैं जो स्ट्रक्चर है, जिन लोगों के पास बुक है वो लोग फॉलो करो, देखो, और पीडीएफ है पीडीएफ फॉलो करो, और जिन लोगों ने मांगा नहीं वो लोग पीडीएफ मांग सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो हेड है उसे ही फॉलो करना है, और उसके अंदर लिखना पड़ेगा कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। इसी तरह से इन लोगों ने लिखा है बैलेंस विद बैंक, क्योंकि कंपनी का सारा काम थ्रू बैंक होता है, तो लिखा हुआ है बैलेंस विद बैंक। बैंक में जितना बैलेंस है, अब बैंक में कितना बैलेंस आएगा, जितना मेरे पास पैसा आया 5,30,000। नॉर्मल सा बात है ना, मैंने शेयर जितना इशू किया था उसमें से मुझे मिलना चाहिए था 6,00,000, बिकॉज 60,000 इंटू 10, लेकिन मैंने 9 करके डिमांड किया, मुझे मिलना चाहिए था 5,40,000, तो मेरे पास कैश आना चाहिए था 5,40,000, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने 2 रुपीज पर शेयर पे कम दे दिया, तो मुझे मिला 5,30,000। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लोगों का कितना पैसा आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लोग का पैसा आ जाएगा बैलेंस विद बैंक बोल के 5,30,000। अब ये जो दो अमाउंट है ये जस्ट हम लोग को बैलेंस शीट में पुट करना है। बैलेंस शीट तो बहुत ही छोटा सा बनेगा, लेकिन ये डिटेल्स अगर नहीं करोगे तो उस बैलेंस शीट का कोई भी वैल्यू नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग को यही वाला शेड्यूल जो है मेंटेन करना पड़ेगा। यही फॉर्मेट कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे वो 12 हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो सीए सीएस सीएमए जो भी हो ना क्यों, जबकि सीएमए में फाउंडेशन में तो है नहीं, तो इसे तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या बोला, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव द डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब कैपिटल आर गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट्स बट आर नॉट काउंटेड। ये देखो, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, नॉट काउंटेड का मतलब ये देखो, ये मैंने जो बताया था यहाँ क्लोज कर देना है। ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई टोटल नहीं होता, इशूड कैपिटल का कोई टोटल नहीं होता, सब्सक्राइब कैपिटल का कोई टोटल नहीं होता, क्योंकि ये ऑथराइज जितना है उतना ही इशू करेंगे ऐसा कोई बात नहीं। अब जितना ही इशू है उतना ही सब्सक्राइब्ड होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, और जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप होगा, इसीलिए कोई गारंटी नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव द डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल आर गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट्स बट आर नॉट काउंटेड। जो भी क्लोज है नॉट काउंटेड, हम लोगों ने इसे कहीं भी टोटल नहीं किया और इसका कोई लॉजिक भी नहीं है टोटल करने का। इट इज ओनली द पेड अप कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते, पेड अप कैपिटल का टोटल लेंगे, दैट इज पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय शेयर होल्डर which is taken into account while totaling the liability side of the balance sheet। बैलेंस शीट में सिर्फ यही वाला पोर्शन हम लोग को शो करना है, दैट इज 5,30,000। अब ये देखो बैलेंस शीट में यहाँ लिख रखा है 5,30,000 और ये नोट्स यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब उस कैलकुलेशन से 5,30,000 आया है। और एसेट में क्योंकि कैश एक करंट एसेट होता है, करंट एसेट सिर्फ करंट एसेट लिख के इसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखने से ही काफी है। और यहाँ पर नोट नंबर 2 है, अब देखो यहाँ नोट नंबर 2 लिखा होगा इन लोगों ने, और हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो यहाँ पर है, और इसके अंदर में इन लोगों ने लिख दिया है 5,30,000। तो इस तरह से तुम लोग को ये जो है ये इसी फॉर्मेट में सारा जो है बैलेंस शीट करना पड़ेगा, और इस तरह से तुम लोग को ऑथराइज्ड क्या कैपिटल क्या हो सकता है, इशूड सब्सक्राइब, इसे अच्छे तरह से समझना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन जो है इससे ऑथराइज सब्सक्राइब पेड अप ये थोड़ा क्लियर हुआ है? हेलो? हाँ मैम। अच्छा, अच्छा ये प्रेफरेंस शेयर हम लोग नेक्स्ट दिन इसका थ्योरी जो है ये पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर। अच्छा ये थ्योरी नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, बाकी जो है ये थोड़ा जर्नल एंट्री हम बता देते हैं। ये देखो जर्नल एंट्री क्या है, अपॉन the issue of share capital by a company the अंडर मेंशन एंट्रीज आर मेड इन द फाइनेंशियल बुक। अभी हम लोगों ने जो सम्स किया उसमें कोई एंट्री वेंट्री नहीं किया, हम लोगों ने जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और उसका डेटा पुट कर दिया। लेकिन ये जो है कंपनीज अकाउंट ये पूरा एंट्री बेस्ड चैप्टर है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था एप्लीकेशन मनी मिलता है, तो एप्लीकेशन जो होता है
एप्लीकेशन जो होता है ये पहले तुम्हें अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर तुम अप्लाई नहीं करोगे तो कंपनी तुम्हें नेक्स्ट जो अलॉटमेंट है वो दे ही नहीं सकता। मतलब पहले एप्लीकेशन भर दो, एप्लीकेशन भर के मुझे दे दो। तो जैसे ही कंपनी को एप्लीकेशन मिलेगा, कंपनी के पास आएगा पैसा, तो कंपनी क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब किस चीज का पैसा आया है? बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस थ्रू से आया है? टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के थ्रू से आया है। और नरेशन देख लो, जब हम सम्स करवाएंगे हम और नरेशन नहीं बोलेंगे, तुम लोग नरेशन को लिखोगे। नरेशन नहीं लिखने से कोई भी मार्क्स लेकिन नहीं मिलेगा, मार्क्स काट लेगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, किसी किसी को नरेशन लिखना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगता है, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो यहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे ही लिखना है। ये किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ? एप्लीकेशन का पैसा मिला है, तो बीइंग ये तो प्रोसेस है, लिखना ही पड़ता है। किस चीज के लिए ये लिखियो? डेबिट क्रेडिट, एप्लीकेशन मनी मिला है इसीलिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करना पड़ेगा। अगर तुम एप्लीकेशन का पैसा भरते हो तभी तुम्हें आगे के प्रोसीड्योर में ले जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जैसे ही एप्लीकेशन हो जाता है उसके बाद शेयर अलॉट किया जाता है। एकदम फर्स्ट में ही मैंने जो स्ट्रक्चर था उसमें बताया था, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल मनी रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट में क्या होता है? एप्लीकेशन का पहले पैसा दो, फिर कंपनी तुम्हें अलॉटमेंट के लिए खुद नोटिस भेजेगी कि भाई अब अलॉटमेंट का पैसा दे दो। और हम लोग जो जर्नल करेंगे वो इन द बुक्स ऑफ कंपनी करेंगे, ठीक है? तो हम लोग अपने आप को ऑलवेज सोचेंगे कि हम लोग कंपनी है। तो कंपनी को पहले एप्लीकेशन का पैसा मिल गया और अलॉटमेंट के लिए कंपनी एक नोटिस देगी, तो कंपनी को ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक्रू बेसिस पे कि मुझे अलॉटमेंट का इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है? तो कंपनी ने क्या लिखा है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है? और ये जो है, ये एप्लीकेशन यहाँ क्यों लिखा है ये हम बाद में समझाएंगे, ये प्रोराटा का पार्ट है। फिलहाल तुम लोग अलॉटमेंट का एंट्री ये देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसे अभी भूल जाओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे अलॉटमेंट का इतना पैसा मिलेगा। अब कंपनी से ड्यू क्यों कर रही है? बिकॉज कंपनी को नहीं पता है कि जितना जन एप्लीकेशन किया है क्या सब कोई नेक्स्ट वाला पैसा देगा या नहीं देगा, लेकिन जितना एप्लीकेशन फॉर्म आया है उस बेसिस पे कंपनी अपना एक क्या कर रही है, फ्यूचर में कितना पैसा मिल सकता है उसका एक रिकॉर्ड कर रही है। ये देखो, विथ अमाउंट ड्यू, ड्यू मतलब जो मिलेगा, विथ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मुझे मिल सकता है उसके लिए कंपनी पहले ड्यू, तो इसे बोलते हैं ड्यू एंट्री। तो अलॉटमेंट में पहले होता है ड्यू एंट्री, उसके बाद जब कंपनी पैसा मांगेगी, ठीक है, कंपनी जब पैसा ये तो कंपनी ने सोचा कि मुझे इतना पैसा मिलेगा। अब जैसे ही टाइम आ जाएगा पेमेंट करने का, कंपनी ने एक डेडलाइन दिया होगा कि इस तारीख में पैसा जमा कर दो, जैसे ही पैसा मिलेगा तो कंपनी को पता चल जाएगा कितना पैसा मिला है। तो ड्यू के बाद कंपनी करेगी रिसीव, पहले ड्यू की थी कितना पैसा मिलेगा, अब कंपनी करेगी रिसीव। रिसीव में क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जैसे ही अलॉटमेंट मनी मिलेगा। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली रिसिप्ट, एक्चुअली मतलब जो ड्यू किए थे उससे ये वेरी हो सकता है, अब ज्यादा नहीं मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है अगर किसी ने एडवांस किया है तो नेक्स्ट कॉल के लिए, लेकिन कम भी मिल सकता है। मीन्स कॉल्स इन एरियर भी हो सकता है, सीधा सा बात है, कोई अगर नहीं पैसा देगा कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है। तो एक्चुअली रिसिप्ट के साथ ही हम लोग इसे एंट्री करेंगे, बीइंग मनी रिसिप्ट ऑन अलॉटमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या बोल के रखा है, sometimes separate application and allotment accounts are not prepared and entries relating to application and allotment monies are passed through a combined application and allotment। तो कभी कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो पैसा है वो अलग से नहीं बताया जाता, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोल के सपोज बता दिया है ₹10, तो उस टाइम पे किस तरह से एंट्री करेंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तब हम लोग अलॉटमेंट को, क्योंकि अगर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एप्लीकेशन का पहला पैसा जो होता है वो रिसीव्ड होता है, अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है उसके बाद रिसीव्ड होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर एक साथ है तो हम लोग उसे ये रिसीव्ड बेसिस पे ही दिखाएंगे, वही बताना चाह रहा है कि अगर एक साथ है तो हम लोग इस तरह से एंट्री करेंगे। इस तरह से एंट्री करने का मतलब है हम लोग ये मान रहे हैं कि एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट का पैसा भी हमें रिसीव्ड हो रहा है। तो ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और जब अलॉटमेंट के लिए फिर से अगर एंट्री करेंगे तो किस तरह से करेंगे?
शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तब हम लोग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ज्वाइंटली लिखते जाएंगे। ये ड्यू एंट्री हो गया अलॉटमेंट का, ये ड्यू एंट्री, ये है रिसिप्ट एंट्री। ये बेसिकली सिर्फ एप्लीकेशन के लिए होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये जोड़ के लैंग्वेज लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एक साथ यूज करते जाएंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब ये देखो ड्यू एंट्री में क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अगर ये एक साथ नहीं होता तो सिर्फ यहाँ पर अलॉटमेंट होता और यहाँ पर हो जाता सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन, यही फर्क है। और एक साथ लिखा हुआ है तो इस तरह से यूज करना पड़ेगा। और जैसे अलॉटमेंट मनी मिलेगा तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब दोनों लैंग्वेज अगर एक साथ है तो दोनों लैंग्वेज को एक साथ हमें लिखना है, लेकिन ट्रीटमेंट हमारा सेम रहेगा। और ये एंट्री था, देखो पैसा मिल गया थ्रू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, और जब मिल गया तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट, इसके बाद अलॉटमेंट के बाद कॉल किया जाता है। कॉल के लिए देखो क्या एंट्री है, ऑन ए कॉल बीइंग मेड, जैसे कॉल करेंगे इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, आगे सारा ही सेम प्रोसेस, पहले ड्यू उसके बाद होगा रिसीप्ट। तो ड्यू में क्या होगा, जैसे अलॉटमेंट ड्यू कर रहे थे तो लिख रहे थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसी तरह से शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। जैसे पैसा बिजनेस में आता है तो क्या होता है, कैश टू कैपिटल, उसी तरह से कैपिटल की जगह यहाँ यूज करेंगे शेयर कैपिटल। वो स्ट्रक्चर बताया कि कंपनी जब पैसा मिलता है, कंपनी का कैपिटल का नाम होता है शेयर कैपिटल। अब ये पैसा जो हो आएगा, ये जो फोर्थ पॉइंट पे जो पैसा आ रहा है वो थ्रू किसके आ रहा है, शेयर कॉल के, लेकिन अभी ये आया नहीं है, ड्यू करके रखा है हम लोगों ने, इतना आ सकता है। अब नैरेशन किस तरह से लिखेंगे, नैरेशन लिखा जा रहा है इस तरह से, ये देखो, बीइंग शेयर कॉल मेड ड्यू एट रुपीज इतना, जितने में कॉल ड्यू होगा उतने में। अब जैसे ही पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू शेयर कॉल, मतलब शेयर कॉल डेबिट, शेयर कॉल क्रेडिट कैंसिल, बैंक टू शेयर कैपिटल, जो मैंने बताया पैसा आने से क्या होता है, बैंक टू कैश टू कैपिटल या फिर बैंक टू कैपिटल, और क्योंकि शेयर है तो शेयर कैपिटल। अब एंट्री वही हो गया, लेकिन ये दो पार्ट में होगा, पहले ड्यू फिर रिसिप्ट, इसीलिए पहले ड्यू फिर रिसिप्ट, लेकिन नेट एंट्री तो वही आएगा। तो तुम्हें नेट एंट्री तो लिखना है नहीं, जो प्रोसेस है उसी से करना है, तो ड्यू और देन हो गया रिसिप्ट, और जैसे रिसिप्ट होगा एंट्री लिखना है बीइंग शेयर कॉल मनी रिसिप्ट। ये हो गया कॉल का एंट्री। अब यहाँ पर क्या दिया है देखो, अब यहाँ पर दिया सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। अकाउंट्स में हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे वो डिपेंड करेगा हम लोग का सब्सक्रिप्शन का टाइप क्या है, मतलब ओवर, अंडर या फिर फुल। whenever a company decide to issue shares to public, it invites application for subscription, public को invite कर। हेलो हेलो, हाँ मैम आवाज नहीं आ रहा था। हाँ बीच में ये नेटवर्क चला गया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा तुम लोग कहाँ तक सुन पाए, ये जो रेडिंग से मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, ये तुम लोगों ने ध्यान दिया या फिर यहाँ से नहीं सुना? हेलो, पूरा रेडिंग तक सुनाई दिया। अच्छा, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। देखो फुल सब्सक्रिप्शन जो मैंने पहले ही बताया था, इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड इफ द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड द नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक आर सेम। ये तो पहले भी बताया मैंने। इशू को फुल तभी बोलेंगे अगर कंपनी ने जितना शेयर ऑफर किया और पब्लिक ने जितना एक्सेप्ट किया, मतलब सब्सक्राइब किया, दोनों अगर इक्वल है, मतलब ऑफर इक्वल टू अगर सब्सक्राइब्ड है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब।
To start discussion on accounting treatment for issue of share, let us assume that the issue is fully subscribed. तो सबसे पहला सम्स जो है वो फुल्ली सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, ये बता ही दिया है. खैर मुझे ये पढ़ना नहीं चाहिए था, तो हम तुम लोगों से ही पूछते कि ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, कोई बात नहीं. अब देखो इलास्ट्रेशन 2 जो है, a company invited application for 10,000 equity shares of rupees 50 each payable on application 15, on allotment 20, on first and final call 15. तो कंपनी ने कितना ऑफर किया है पब्लिक को शेयर? 10,000. ये देखो नंबर ऑफ शेयर है, रुपीज नहीं है इसके आगे, मतलब ये है नंबर ऑफ शेयर्स, और एक एक शेयर का वैल्यू कितना लगाया है? ₹50. तो बताओ कंपनी कितना कैपिटल रेज कर पाएगी? बताओ 10,000 शेयर इशू की है, एक एक शेयर जो है 50 रुपीज है, नहीं सॉरी 50 रुपीज नहीं है, और 50 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन, हाँ 50 है, 50 ईच है. तो बताओ कितना? हेलो 5 लाख. यस और नो? 5 लाख तो हाँ. और देखो किस तरह से पे करना है, ये जो 50 रुपीज है किस तरह से पे करना है? एप्लीकेशन पे 15, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट एंड फाइनल. मैंने बोला ना क्वेश्चन में अलग अलग तरह से नाम देता है ये कॉल का. एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये फिक्स्ड रहता है, लेकिन ये फर्स्ट एंड फाइनल इस तरह से देता है, लेकिन कभी कभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी दे देता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था. तो देखो 15 + 20 + 15 कितना होता है? 50 रुपीज. तो हो गया ना. 50 रुपीज किस तरह से पे करना है? तुम एप्लीकेशन पे 15 रुपए दे दो, अलॉटमेंट पे 20 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 15 रुपीज. एप्लीकेशंस आर रिसिप्ट फॉर 10,000, यानी कौन सा सब्सक्रिप्शन है? फुल, अंडर या ओवर? Full subscription. And all the applications are allotted the number of shares they have applied for. और जिसने जितने सारे शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे सबको अलॉटमेंट दे दिया गया, मतलब किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया है. एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी. और ये इंस्टॉलमेंट मनी धीरे धीरे कंपनी ले लेगी, मतलब कुछ भी अनकॉल्ड नहीं रखेगी. सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. कंपनी के बुक्स में तुम लोग को जर्नल एंट्री शो करना है. तो जर्नल एंट्री किस तरह से होगा? जैसे कि मैंने बोला था, सबसे पहले कौन सा पैसा लिया जाएगा? एप्लीकेशन का पैसा, दैट इज ₹15. और कितने सारे शेयर पे लिया जाएगा? 10,000 शेयर पे लिया जाएगा. और ये है पहला एंट्री जो कि रिसिप्ट बेसिस पे होता है. पहले ये दे दो, इसका कोई ड्यू नहीं होता है कि एप्लीकेशन का पैसा मतलब इतने दिन बाद भर दो, ऐसा नहीं होता. एक टाइम होता है, लेकिन एप्लीकेशन का ड्यू एंट्री नहीं होता है. एप्लीकेशन जितना मिलेगा कंपनी उतने के लिए ही एंट्री डालेगा. पहले पैसा मिलेगा फिर एंट्री डालेगा, लेकिन बाकी सबके लिए पहले एंट्री एज्यूम कर लेगा कि इतना पैसा मिल सकता है, फिर चेक करेगा कितना मिल रहा है. तो एप्लीकेशन के लिए जो है उसके लिए कितना पैसा मिलेगा बताओ? फिर इनटू करो तुम लोग. ये कितना हो जाएगा? 15 और ये हो गया 1,50,000. तो एप्लीकेशन के थ्रू कितना पैसा मिलेगा? 1,50,000. तो एंट्री क्या होगा ये हम बता देते हैं. बैंक पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 15 × 10,000. यहाँ जबकि क्या हुआ है हम दिखा देते हैं, देख लो यहाँ पर. ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. ये किस तरह से किया है? इस तरह से किया है. 10,000 × 15. ओ अच्छा, इन लोगों ने करके रखा है. एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर, ये देखो समझा दिया है. अब यहाँ पर नरेशन लिखना चाहिए था कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स बिकम पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एज अंडर. ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए बोला है. नेक्स्ट पैसा जो है वो हम लोग को मिलेगा अलॉटमेंट, जो है ₹15. लेकिन अलॉटमेंट का पहले होगा ड्यू और उसके बाद होगा रिसिप्ट एंट्री. तो पहले हम लोग ड्यू करेंगे. तो कितने लोगों से मिल सकता है? 10,000 लोगों से. तो 10,000 × 15 यानी वही 1.5 लाख. तो ड्यू है तो बैंक तो डेबिट कर नहीं सकते. किस चीज का पैसा ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट का. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट मतलब डेबिट द रिसीवर ना, अलॉटमेंट के थ्रू से रिसीव करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल क्योंकि अगर पैसा मिल जाता तो बैंक टू कैपिटल हो जाता ना, कैश टू कैपिटल की तरह। पैसा नहीं मिलेगा अभी, अलॉटमेंट के थ्रू से मिल सकता है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको लिखना चाहिए बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसको लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट जब पैसा मिल जाएगा तो अच्छा ये एप्लीकेशन का ही इक्विटी शेयर, ओहो अच्छा अलॉटमेंट तो था 20, अलॉटमेंट का ये एंट्री था। अच्छा मैंने एप्लीकेशन का दिखा दिया, सॉरी, ये एंट्री था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा अलॉटमेंट तो 20 करके था, मैंने देखा नहीं, अलॉटमेंट 20 करके है, हाँ 15 करके एप्लीकेशन है। और एक बार देख लो क्वेश्चन, अलॉटमेंट है 20 करके, अच्छा फर्स्ट फाइनल 15 है, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इतना पैसा हम लोगों को मिल गया थ्रू एप्लीकेशन। फिर से बता देते हैं, एप्लीकेशन का पैसा हम लोगों को मिला है 10,000 शेयर पे, यहाँ लिख लेते हैं नहीं तो गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन का 15, अलॉटमेंट का 20 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है 15, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे 15 रुपीज करके मिल गया, 10,000 इंटू 15। अब एप्लीकेशन का पैसा जो है ये तो रिसीव हो गया, अब इसे क्या करेंगे, पैसा हम लोगों ने क्यों लिया था, बिकॉज हम लोग को कैपिटल रेज करना था। तो कैपिटल रेज तो हो चुका है, कितने का, 1,50,000 का। अब इसे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इसे बैंक टू कैपिटल नहीं लिखा था, हम लोगों ने लिखा था बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब मुझे इसको करना है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बैंक डेबिट रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को यहाँ क्रेडिट कर दिए हैं, तो फिर इसे क्या करेंगे, कैंसिल। तो कैंसिल करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हो जाएगा ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब पहले रिसीव्ड एंट्री फिर इसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। एप्लीकेशन में होता है पहले रिसिप्ट और फिर उसे कर देते हैं ट्रांसफर, कहाँ करते हैं ट्रांसफर, कैपिटल में। तो रिसिप्ट एंड देन ट्रांसफर, तो पहले पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर इस एप्लीकेशन के पैसे को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल में। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है। तो ये देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हम वहां समझा रहे थे बट 15 से समझा दिए गलती से। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का मतलब हम लोगों को कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट में, तो 10,000 इंटू 20। अब पैसा मिल जाता तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर देते, पैसा तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हम लोगों ने पहले ड्यू कर दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कोई दे सकता है कोई नहीं भी दे सकता है, एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अलॉटमेंट में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें ये बता रहा है कि सारा ही पैसा मिल गया है। तो नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पैसा मिल गया और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया, तो नेट एंट्री वही हो जाएगा, पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट था अब क्रेडिट हो गया बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को छोड़ के सारा प्रोसेस ही सेम होता है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए सेम, पहले ड्यू करेंगे वो है 15 रुपीज से। तो देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर दिया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 10,000 इंटू 15 1,50,000। अब जब पैसा रिसीव होगा तो हो जाएगा बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हम यहाँ थोड़ा मेरे तरह समझा देते हैं, देखो मुझे इस तरह से ठीक लगता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये ड्यू, ठीक है, और फिर बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब ये देखो बैंक टू कैपिटल करना था, इसे पहले डेबिट कर दिए ड्यू करने के वजह से, फिर इसे कर दिए क्रेडिट, तो ये हो गया कैंसिल, बच गया बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो तुम लोग अगर कभी भी एंट्री भूल जाओ, कंफ्यूजन हो, तो ये सब लॉजिक अप्लाई किया करो तो कभी भी गलत नहीं होगा। ये भी अकाउंट्स में क्या है, डेबिट क्रेडिट मतलब वो प्लस माइनस ही तो होता है। तो ये देखो ये प्लस और इसे माइनस कर दिया, मतलब ये डेबिट था और इसे हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट न्यूट्रल कैंसिल हो गया, और हम लोग को पैसा रेज करना है थ्रू फर्स्ट कॉल, तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो एंट्री हम लोग को चाहिए वो हो गया। बस प्रोसेस इतना याद रखो, जब एप्लीकेशन होगा तो पहले रिसिप्ट फिर
ट्रांसफर टू कैपिटल, और बाकी सारे केस में यानी अलॉटमेंट एंड अदर जो भी है, मतलब फर्स्ट फाइनल सब में पहले ड्यू, फिर हो जाएगा रिसिप्ट एंड ट्रांसफर। ये देखो ना, यहाँ रिसिप्ट भी हो रहा है और कैपिटल में ट्रांसफर भी हो जा रहा है। सिर्फ रिसिप्ट भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ट्रांसफर यहाँ दिखा देते वो तो नेट होता है, यहाँ पर रिसिप्ट बाद में होगा। ड्यू रिसिप्ट, इसमें रिसिप्ट फिर ट्रांसफर। तो यहाँ देखो वही क्या है, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसका आगे का देख लेते हैं क्या क्या है इन लोगों ने। हाँ ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15 करके 1,50,000। तो ये था फुल सब्सक्रिप्शन। और ये जितना भी आज हम लोगों ने किया है, ये पहले तुम लोग अच्छे तरह से समझ लोगे, रीड कर लोगे। हम कोई भी होमवर्क फिलहाल नहीं दे रहे, जो भी मैंने पढ़ा है उसे अच्छे तरह से देख लोगे। नेक्स्ट हम लोग जो भी अंडर सब्सक्रिप्शन ये सब है, इसके ये सब मैथमेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, जो कि बेसिक पार्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स है। और उसके साथ जो थ्योरी बच गया, जो कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर था, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही हम तुम लोग को होमवर्क वगैरह देंगे। पहले बेसिक पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो तुम लोग प्लीज जो भी आज पढ़े हो उसे जरूर रीड करना, नहीं तो भूल जाओगे। और जिन लोग के पास नहीं है पीडीएफ, तो मुझे बोलोगे तो हम शेयर कर देंगे। मुझे व्हाट्सएप कर दोगे तो हम शेयर कर देंगे।